हेलो एवरीवन। देखिए, यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट आया है मिनिमम क्वालिफिकेशंस, जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो ड्राफ्ट है, अभी लागू नहीं हुआ है। तो इस ड्राफ्ट को लेके काफ़ी सारे डाउट्स हैं, वो चल रहे हैं, बहुत सारा संशय है। तो अभी इन ड्राफ्ट्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं और क्वालिफिकेशंस में क्या चेंज अभी होने हैं ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, और प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है ना। अभी जो एग्ज़ाम्स के जो एप्लीकेशन आए हुए हैं, चाहे आप राजस्थान की बात करें या कहीं और की बात करें, तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशंस में क्या है वो भी हम देखेंगे। ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है वो भी हम देखेंगे। तो काफ़ी जो डाउट्स थे ना, यूट्यूब के ऊपर लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे मेंटर्स इसको क्लियर भी कर रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से कि हम भी चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमें फॉलो कर रहे हैं उनको हम बहुत ही सटीक जानकारी प्रोवाइड करें। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं इस ड्राफ्ट की, तो आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये 2025 का जो ड्राफ्ट है कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स। तो अभी जिनको अभी एग्ज़ाम्स में जाना है, एप्लीकेशन फिलअप करने, उनके लिए तो ये अपॉइंटमेंट जितना ही है। लेकिन जो अभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर अभी जॉब में हैं, उनके प्रमोशन के ऊपर भी यहाँ पे सारी गाइडलाइंस हैं वो दी हुई है। तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ना, इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके ऊपर ये लागू होगा, जो भी हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट को लेके हम इस चीज़ को समझेंगे कि आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म्स फिलअप होते हैं ना, वहाँ क्वालिफिकेशंस में क्या चेंज होंगे या आगे क्या होने वाला है उसको समझते हैं। तो ड्राफ्ट का जो नेक्स्ट सेक्शन जहाँ पे हमें ये चीज़ मिलेगी उसको अपन देख लेते हैं। देखो, स्टार्टिंग में ये टर्म्स वगैरह, कंडीशंस वगैरह वो सब बताई हुई है, कौन से टर्म का क्या मीनिंग है, डेफिनेशन दी हुई है, वो सब भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अपन डायरेक्टली जो क्वालिफिकेशंस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनकी बात करेंगे। तो अपन नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और स्क्रॉल करके देखिए, जो पॉइंट नंबर 3 है ना, ये जनरल कंडीशंस हैं रिक्वायरमेंट और प्रमोशन की भी यही है। तो अपन को केवल रिक्वायरमेंट वाली जो कंडीशंस हैं वो पढ़नी है कि द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, या डायरेक्ट एसोसिएट का मामला हो या प्रोफेसर का मामला हो, इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जो वैकेंसीज हैं उनके ऑल इंडिया लेवल के एडवर्टाइजमेंट होने पड़ेंगे, फॉलोड बाय सिलेक्शन बाय ए डली कॉन्स्टिट्यूटिव सिलेक्शन कमेटी। तो एक नेशन वाइज एडवर्टाइजमेंट, ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट रहा करेगा, चाहे वो किसी भी लेवल के लिए भर्ती हो, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जहाँ भी होगा। उसके बाद में एक सिलेक्शन कमेटी होगी, है ना, एज पर प्रोविजन मेड अंडर दिस रेगुलेशन। तो ये तो होने वाला है कि इस प्रकार से जो कंडीशंस हैं वो रहेंगी। अगर हम डायरेक्टली जो क्वालिफिकेशंस हैं उनकी बात करें, तो अपन नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो अपन को ये मिल जाएगा। कि यहाँ जो पॉइंट नंबर 4 है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए सारी कंडीशंस यहाँ बताई हुई हैं ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो, पॉइंट नंबर 1 जो है इसका ना, 4.1, उसमें बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, अकम्पलिशमेंट्स, है ना, फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, है ना। तो आप आर्ट्स आपका सब्जेक्ट हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, एजुकेशन हो, लॉ हो, सोशल साइंसेज हो, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंसेज, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ड्रामा, योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर एट्सेट्रा। तो ये जितने भी आपके कोर्सेज हैं, है ना, जो भी सब्जेक्ट्स जिनसे आप कंसर्न करते हैं, उन सभी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पॉइंट नंबर 4 में हमें बताई गई है। अब उसका अपन पॉइंट 1 का पॉइंट 1 देख लेते हैं ना, 4.1.1। ये पूरा सेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि बेसिक जो एंट्री होती है ना हायर एजुकेशन के अंदर, बेसिक एंट्री असिस्टेंट प्रोफेसर से होती है।
तो ये जो एकेडमिक लेवल L10 के नाम से जाना जाता है उसके लिए कंडीशंस हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक करके अपन समझ लेते हैं कि यूजी डिग्री है ना, अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए, या जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, जो क्रेडिट सिस्टम होता है उसमें लेवल 6 जो है ना, वहाँ से ये कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 75% मार्क्स, और ए पीजी डिग्री है ना लेवल 6.5 से जो कंसर्न करती है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो ये तो हो गया कि आपका यूजी जो है वहाँ पे 75% एंड जो पीजी है वहाँ पे एटलीस्ट 55%, ठीक है, एंड ए पीएचडी डिग्री, ठीक है, एंड ए पीएचडी डिग्री है, दैट इज द लेवल 8। तो एक तो कंडीशन ये है ना, यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, क्वालिफिकेशन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि आपके पास यूजी 75%, पीजी 55% एंड पीएचडी डिग्री, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन क्या है ना, और, ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, ए पीजी डिग्री है ना लेवल 6.5 यानी कि एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड ए क्वालिफिकेशन इन द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी हो सकता है, सीएसआई हो सकता है, या एग्रीकल्चर वालों के लिए आईसीआर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि कुछ स्टेट्स में जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ना उनको स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट भी बोलते हैं। तो ये आपका सेकंड सिचुएशन है कि या तो हमारे पास पहला ऑप्शन वाला हो या सेकंड ऑप्शन कि हमारे पास एक पीजी हो, है ना, 55% से पीजी आपका हो, उसके बाद में आपको नेट चाहिएगा, नेट, या आपका सेट होना चाहिए, कोई सा भी एक, है ना, और लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो क्वालिफिकेशन आ गई, पहले क्वालिफिकेशन में देखो आपके पास क्या है, यूजी 75%, पीजी 55% एंड पीएचडी, ये तो पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि पीजी 55%, उसके बाद में या तो नेट हो या सेट हो, ये जरूरी है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास पीएचडी है वो पीएचडी के बेसिस पे जा सकते हैं, उनको नेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ये कि कंडीशन आप चेक कर लेना कि आपकी कंडीशन में यूजी 75% एंड पीजी 55% है, और जिनके पास नेट है, सेट है ना, चाहे वो यूजीसी वाला हो, सीएसआईआर वाला हो या आईसीआर वाला हो, उनको पीजी में 55% चाहिए और ये सर्टिफिकेट चाहिए। ये दूसरी कंडीशन हो गई। या तीसरा कॉम्बिनेशन भी है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, ए पीजी डिग्री है ना, जिसमें आपका क्रेडिट लेवल 7 होता है, जैसे कि एमई है, एमटेक है, विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो ये हर सब्जेक्ट के लिए नहीं है ना, जो सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लागू होता है, एमई है, एमटेक है। तो इंजीनियरिंग सेक्शन वहाँ के लिए थर्ड वन ऑप्शन है। तो मोस्टली जो कन्फ्यूजन चल रहा था वो कन्फ्यूजन कि अगर आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स इन बेसिक फील्ड से है ना, तो आपको पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन इनसे आपको चेक कर लेना है। अगर आपका पीएचडी है तो आपको यूजी में 75% वाली चीज़ ध्यान देनी है, और अगर आपका नेट है, सेट है, तो आपको कोई इशू नहीं है, आपको पीजी में ओनली 55% मार्क्स चाहिए। हालांकि आगे आप देखेंगे, उसको चेक कर लीजिए, तो वहाँ पे जो रिलैक्सेशन है ना SC/ST कैटेगरीज के लिए 5% का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। तो एक तो कंडीशन हमारी ये हो सकती है। उसके बाद में और यहाँ पे जो बताया गया उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि आइदर द अबव क्वालिफिकेशन, जो हमने अभी बात की, ये वाली सारी की सारी, ठीक है, और द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस कैन बी यूज्ड फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ योगा। अब नीचे जो क्वालिफिकेशन है वो केवल योगा की बात हो, म्यूजिक की बात हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, विजुअल आर्ट्स हो, या ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स जैसे कि स्कल्पचर, ड्रामा एटसेट्रा, उनके लिए है, यानी कि बाकी सब के लिए नहीं है। केवल कुछ कंडीशंस हैं जहाँ ये सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लागू होगा। वहाँ पे क्या रहेगा, एटलीस्ट यूजी डिग्री है ना 5.5 और 6 विथ ए 5 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो यूजी के बाद में 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिएगा, और फिर साथ में ये जो कंडीशंस हैं ये भी पूरी होनी चाहिए। पहले कंडीशन क्या है,
कमांडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट एट द स्टेट लेवल, नेशनल लेवल थ्रू ऑथेंटिकेटिक प्रूफ, यानी कि राज्य स्तर पे या नेशनल स्तर पे, है ना, ऑथेंटिक प्रूफ्स जो है ना कि प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के वो उसके पास होने चाहिए। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एडिक्वेट नॉलेज, है ना, ये एंड है और नहीं है, ये भी साथ में चाहिए, दोनों होने चाहिए, यहाँ पे अथवा नहीं है, दोनों साथ में होने चाहिए। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ थ्योरी एंड एबिलिटी टू टीच विथ लॉजिकल रीजनिंग एंड इलस्ट्रेशंस इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और डिसिप्लिन, क्योंकि एक कमेटी है वो ये सारा चेक करती है, तो कमेटी को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि थ्योरेटिकल नॉलेज और जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह हैं या सब जो भी सब्जेक्ट की डिमांड है वो आप फुलफिल कर रहे हो। तो कुछ सब्जेक्ट से जहाँ पे योगा, म्यूजिक ये सब आता है, उनके लिए क्वालिफिकेशंस हैं वो नीचे वाली रहने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद में और आप देख सकते हैं कि क्या बताया गया है कि फुलफिलमेंट ऑफ द अबव 2 क्राइटेरिया, है ना, ये दोनों जो क्राइटेरिया है कि फुलफिल ऑफ द अबव 2 क्राइटेरिया शैल बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमिटी based on recommendations of the 3 external subject experts of the selection committee constituted in the accordance with these regulations। तो 3 एक्सपर्ट्स होंगे ना, 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे और वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं और उनकी रिकमेंडेशन होते हैं ना, वो डिटरमाइन करेंगे, है ना, वो आपका जो परफॉर्मेंस, यानी कि एक प्रकार का इंटरव्यू है ये, कि वो ये सब चेक करेंगे कि आपका जो जहाँ पे नेट वगैरह सब नहीं है ना, उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका एडिक्वेट नॉलेज, प्रूफ, थ्योरेटिकल, है ना, रीजनिंग नॉलेज, ये सब चेक किया जाएगा। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो योगा जैसे सब्जेक्ट्स के लिए तो आपको यहाँ फोकस करना है, और मेनली स्टूडेंट जिनके सब्जेक्ट्स हैं वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स से बिलोंग करते हैं ना, उनको ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो सारी कंडीशन पॉइंट नंबर 4.11 का जो पहला पार्ट है उसमें ये सब दिया हुआ है, ठीक है। जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए 3rd 1 पार्ट है, वो भी आप निकाल सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स जो यूजी जो आपके, है ना, आर्ट, साइंस, कॉमर्स वाले जो बेसिकली बात की जाए तो वहाँ पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 में कुछ भी बड़ी बात नहीं है, केवल पीएचडी अगर आपके पास है तो यूजी में आपको 75% नंबर चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि पीजी में 55% का जो रूल है वो तो दोनों जगह पे है, या तो पीएचडी प्लस 75 यूजी होना चाहिए या पीजी प्लस आपका नेट सेट होना चाहिए। तो बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है, पहले भी जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग देखें तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के केस के अंदर आरपीसी का जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या दिया गया है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसका ये शुद्धि पत्र है और ये 10 जनवरी को आरपीसी ने रिलीज किया है, ठीक है। यहाँ पे जो चेंजेस थे वो सब चेंजेस आप लोगों ने देख लिए होंगे। हम डायरेक्टली जो क्वालिफिकेशन है ना उनकी बात कर लेते हैं कि एट प्रेजेंट ड्राफ्ट लागू नहीं है, ड्राफ्ट तो फ्यूचर में लागू होगा, ड्राफ्ट तो अभी बनाया गया है ना, वो एक फ्रेम है, लेकिन अभी प्रेजेंट में राजस्थान में क्या है वो अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैकेंसी है उसकी शैक्षणिक योग्यताएं बताई गई हैं, ठीक है। तो मेनली जो सब्जेक्ट्स हैं पद संख्या 1 से लेकर 27 तक, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 1 से लेकर 27 तक जो है ना उनमें टेक्स्ट ये सब है। म्यूज़िक इसमें रह गया है ना, म्यूज़िक है, डांस है, तो इन सब के अंदर जो अभी हमने बात किया था उसके क्वालिफिकेशन अलग हैं, इनमें नेट वगैरह नहीं होता। बाकी 27 नंबर पोस्ट तक जो भी हैं उनमें नेट वगैरह होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं। देखिए पहला तो ये कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स, ठीक है, और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेदर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। तो अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी ग्रेड है वो होनी चाहिए, या 55% से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन ए कंसर्न्ड रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपके पास पीजी 55% का एक क्वालिफिकेशन है वो आपका फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। और आपको सब्जेक्ट का ध्यान देना है कि कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, उसी जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं ना उस सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो उस सब्जेक्ट में आपके पास ये 55% से इंडियन यूनिवर्सिटी से है तो भी चलेगा, या आपके पास फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो भी चलेगा।
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि ये पहला कॉम्बिनेशन क्या है, पहला तो हो गया आपके पास पीजी 55%, फिर आपको सेकंड कंडीशन क्या चाहिए वो चेक लीजिए। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी or CSIR or a similar test conducted accredited by the UGC like SLAT, SET or who are or have been awarded as a PhD। तो देखो इसमें क्या क्या है कि या तो आपके पास नेट होना चाहिए, या आपके पास सेट ये होना चाहिए, या हैज़ बिन अवॉर्डेड ए PhD डिग्री। और वो PhD डिग्री में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि वो PhD कैसे होनी चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ MPhil PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 और 2016 एंड देयर अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज केस में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट सेट। तो ऐसी PhD जो 2009 के रेगुलेशन या 2016 के रेगुलेशन या उनके बाद के जो अमेंडमेंट्स हैं जो चेंजेज हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपका PhD है ना, ये और में है देखो अथवा में, और हु आर और हैव है ना, जो PhD जिनका चल रहा है ना, लास्ट जिनको अवार्ड होनी है या जिनका अवार्ड हो चुका है, लेकिन वो रेगुलेशंस आपको ध्यान देनी है कि 2009-16 और ये जो रिकमेंडेशंस हैं है ना, अमेंडमेंट्स, उनके अकॉर्डिंग आपका PhD होना चाहिए। ओके तो एक तो हो गया कि आपके पास 55% से PG होना चाहिए, दूसरा आपके पास या तो नेट हो, या आपके पास सेट हो, या आपके पास ये प्रॉपर नेट PhD, तो इन तीनों में से कोई सा भी एक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बताया कि प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द PhD प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11, 2009, कि 2009 में जुलाई 11 से पहले के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन PhD के लिए करा लिया था, जो PhD में रजिस्टर्ड हो गए थे, shall be governed by the provisions of then existing ordinance, bylaws, regulations of the institution awarding for the degree, and such PhD candidates shall be exempted। तो ऐसे कैंडिडेट्स को छूट दी गई ना, एग्जेम्प्टेड का छूट दी गई है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेट सेट। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका जो PhD है वो PhD आपको प्रॉपर ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वो आपका रजिस्ट्रेशन इससे पहले का हो, ठीक है, या 2009-2016 के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपका PhD है तो वो आपको छूट मिल जाएगी। आपका नेट नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो, सेट नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ। इसके बाद में था कि फॉर रिक्वायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट पोजीशन इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सब्जेक्टेड टू द फुलफिल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। उसमें क्या क्या है, ए PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैव बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड, कि PhD आपकी रेगुलर मोड वाली होनी चाहिए। PhD थीसिस हैज बीन इवेलुएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, तो आपकी जो थीसिस है वो एटलीस्ट 2 एग्जामिनर को भेजी हुई होनी चाहिए। आपका एक ओपन वाइवा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें डिस्कशन वगैरह होते हैं। ए कैंडिडेट हैव पब्लिश 2 रिसर्च पेपर्स, ठीक है, और वो रेफर्ड जर्नल्स में होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए। द कैंडिडेट हैव प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन देयर वर्क इन कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार स्पॉन्सर्ड फंडेड बाय द कोई भी एजेंसी हो ना, तो एटलीस्ट आपके 2 पेपर होने चाहिए, है ना, 2 प्रेजेंटेशन होने चाहिए, ओपन आपका वाइवा होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को आपको थीसिस गई हुई हो, और आप रेगुलर PhD स्टूडेंट अगर हैं तो आपको एग्जाम्पशन वो मिलेगा। ठीक है, द फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने क्या किया, PhD कंप्लीट किया है। ठीक है, फिर तक नेट सेट ये सब रिक्वायर्ड नहीं है फॉर सच मास्टर प्रोग्राम डिसिप्लिन विच विद नेट सेट नहीं होता है, जो कि आपके 28, 29, 30 नंबर जो प्रोग्राम्स हैं जो एड पोस्टें निकली हैं जिनमें नेट सेट नहीं होता है, वहाँ आपको नेट सेट की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर हम यहाँ हमारे RPC के एडवर्टाइजमेंट में दी हुई क्वालिफिकेशंस को समझते हैं तो हमें पता लगता है कि अभी रिसेंट में जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपके पास PG होना चाहिए 55%, ठीक है, उसके बाद में आपके पास नेट सेट या PhD होनी चाहिए। PhD अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर PhD के लिए शर्तें हैं, वो शर्तें आप अगर आप पूरी करते हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो प्रेजेंट वैकेंसी में ये सब लागू है।
ड्राफ्ट अलग चीज़ है। ड्राफ्ट अभी तैयार किया गया है, ड्राफ्ट के ऊपर सजेशंस होंगे, बाद में ड्राफ्ट उसको लागू किया जाएगा, वो आगे की बात है। ठीक है, तो अभी अभी रिसेंट में जितने भी आपके किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो पुरानी वाली ही हैं। पीएचडी को लेके जो भी बातें थी मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, ड्राफ्ट से भी आप उनको समझ सकते हैं। तो ये जो वीडियो था मे बी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स थे वो इससे क्लियर हो पाएंगे। थैंक यू सो मच और वेलकम आप सबका कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमसे लगातार जुड़े रहते हैं। आगे भी और जो अपडेट्स हैं वो आपको इसी प्रकार से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, गुड लक।